press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल 360 स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन हल करेंगे। जो भी आप लोग के बुक में क्वेश्चंस दिया है उस क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और कैसे सॉल्व होता है उसको हम लोग देखेंगे। और अपने कॉपी में आप लोग या वीडियो देखते समय कॉपी और कलम लेकर बैठे, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी आप लोग को महत्वपूर्ण फार्मूला बता रहा हूँ वो कॉपी पर आप लोग लिखते जाइए, ताकि आप लोग का एक नोट्स भी बनता जाए और आप लोग उस क्वेश्चन के उस फार्मूले के बेस पे आप लोग कोई और क्वेश्चन हल करें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण फार्मूला और महत्वपूर्ण बिंदु को बताया है। तो महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण फार्मूला, अगर आप लोग को मैथ में अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग मैथ का कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग पहले भाग 1 का वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आप लोग भाग 2 का वीडियो देखकर क्वेश्चन हल करें। तो चलिए भाग 2 का एक्सरसाइज 1.1 का संख्या पद्धति चैप्टर का क्वेश्चन 1 हल करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, तो यानी परिमेय संख्या और पूर्णांक। इसे मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आप लोगों को मैंने बता दिया था पहले से ही कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों चलिए लिख देते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और है तो क्यों? मैं आप लोग को इसको प्रूव करके दिखा दूंगा कि 0 एक परिमेय संख्या क्यों है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। और क्वेश्चन में दिया जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पूर्णांक आप लोग का 0 से शुरू होता है, ना कि 1 से। 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है और 0 से लेकर 1 2 3 अनंत तक आप लोग का पूर्णांक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है तो p को आप लोग q मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 दिया, यानी कि आप लोग का q जो होगा वो 0 नहीं होगा, p आप लोग का 0 हो सकता है। और q को मान लेते हैं आप लोग का 1 2 3, जो भी आप लोग को q मानना है, 1 मानना है 1 मानिए, 2 मानना है 2 मानिए, 3 मानना है 3 मानिए, 4 मानना है, जो भी आप लोग को q मानना है 1 2 3 4 अनंत तक कोई भी संख्या आप लोग को अगर पता है तो आप लोग q में लिख सकते हैं। और p आप लोग 0 लिखेंगे, क्योंकि p नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, सिर्फ q नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। तो चलिए हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो 0/1, देखिए मैं इसको 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1 का भाग जब भी 0 में करते हैं तो 0 हो जाता है, यानी कि आप लोग का ये 0 परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग जब भी 1 का भाग 0 में करेंगे, किसी भी संख्या का भाग 0 में जब भी आप लोग करेंगे तो वो 0 आ जाता है। तो जब 0 आए तो समझ जाइए आप लोग का शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया। जब 1 का भाग 0 में जाता है, किसी भी संख्या का भाग आप लोग जब 0 में करेंगे तो वो 0 हो जाता है। चलिए कुछ और बता देते हैं एग्जाम्पल के साथ। 0/2, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, कोई भी संख्या अगर आप लोग उसका भाग 0 में करते हैं तो 0 हो जाता है। इसका भी मान 0 हो गया। अगर आप 0/3 करते हैं तो इसका भी मान 0 हो गया। तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए p/q के रूप में लिखे, लेकिन इसका मान 0 है, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह प्रूव कर दिया हमने कि 0 एक परिमेय संख्या है और हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए q नॉट इक्वल टू 0 है, 1 2 3 ये हमारा q है, और ऊपर जो 0 है ये हमारा p है, क्योंकि p नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा था। इसलिए यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ और शून्य एक परिमेय संख्या है, ये प्रूफ हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। यानी कि आप लोग को पूछा है कि 6 परिमेय संख्या, तो जितना परिमेय संख्या पूछा है सबसे पहले उसको हम लोग कॉपी पे लिख लेते हैं। उसके बाद जितना भी परिमेय संख्या पूछता है उसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं। तो 6 + 1 क्या होगा 7। यानी कि अगर 7 परिमेय संख्या पूछता है तो 7 में +1 कर देंगे, अगर 10 पूछता है तो 10 में +1 कर देते हैं। यानी कितना हो भी परिमेय संख्या लिखने के लिए पूछे, जितना पूछे उसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं। अगर 30 पूछे तो 30 में एक जोड़ देते हैं। तो 6 + 1 क्या होगा 7। और किसके बीच में पूछा है 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम 3 इधर लिख लेते हैं और 4 इधर लिख लेते हैं। तो 7 का हम लोग ऊपर और नीचे 3 में गुणा कर देते हैं। तो 7 जो भी 7 आया 6 + 1 4, उसमें जो स्टार्टिंग में पूछा है 3 और 4 के बीच में जो स्टार्टिंग है 3, उसमें हम लोग 7/7 का 3 में गुणा कर देते हैं। उसी तरह हम लोग 4 में भी जो लास्ट है 4 के बीच में उसका भी 7/7 का गुणा कर देते हैं। अब जो भी आता है हम लोग इसे हल करते हैं। तो 7 × 3 = 21/7 और उसके बाद नेक्स्ट है 7 × 4 = 28। अब नीचे है 7, यानी कि जो आप लोग के बटे के रूप में हर है वो 7 है और यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 28 है। यानी कि हमें 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए हम 6 परिमेय संख्या लिखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 22/7। 21/7 के बाद हम लोग का आता है 22/7। 22/7 के बाद 23/7। 23/7 के बाद 24/7। 24/7 के बाद 25/7। 25/7 के बाद 26/7। 26/7 के बाद 27/7। तो हम लोग परिमेय संख्या गिन लेते हैं कितना परिमेय संख्या लिखे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिख लिए। तो यह क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। यानी कि आप लोग का 3/5 और 4/5 के बीच आप लोग को 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो आप लोग को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितना भी परिमेय संख्या पूछे उसमें हम लोग एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इसमें 5 पूछा है तो सबसे पहले हम लोग 5 लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें एक जोड़ लेते हैं। तो 5 + 1 क्या हुआ 6 हुआ। यानी कि अगर 7 पूछे तो 7 में एक जोड़ लेंगे, 8 पूछे तो 8 में एक जोड़ लेंगे। तो उसके बाद क्या पूछा है 3/5। तो सबसे पहले हम लोग 3/5 नोट कर लेते हैं। उसके बाद 4/5 को इधर हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 3/5 के बीच में पूछा है तो 5 + 1 जोड़ने में जितना भी आए 6 आया है तो हम लोग 6/6 का 3/5 में गुणा कर लेते हैं। उसी तरह 4/5 में हम लोग 6/6 का गुणा कर लेते हैं। और जो गुणा करने पे जो भी हम लोग को प्राप्त होता है उनके बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। गुणा करना तो आप लोग को आता ही होगा। 3 और 6 का 1 में, यानी कि अंश और अंश का हर में, हर और हर का हर में, अंश इसमें भी अंश का अंश में, हर में, हर का हर में होता है। तो 6 × 3 क्या होगा 18 और 6 पंजे होता है 30, 6 चौके होता है 24 और 6 पंजे होता है 30। यानी कि जो आप लोग का हर है वो सेम है, 30 और 30 आप लोग का हर है। और जो आप लोग का अंश है 18 और 24, मतलब 18 और 24 के 18/30 और 24/30 के बीच में आप लोग 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। तो चलिए हम 5 परिमेय संख्या लिखकर आपको दिखा देते हैं। 18/30 के बाद आता है हमारा 19/30। उसके बाद आता है 19/30 के बाद 20/30। 20/30 के बाद आता है 21/30। 21/30 के बाद आता है 22/30। 22/30 के बाद आता है 23/30। यानी कि आप लोग का जो क्वेश्चन था 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना था। तो हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। यानी कि आप लोग का जो 5
परिमेय संख्या पूछा था, जो क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 के बीच में, वो मैं आप लोग को ज्ञात करके दिखा दिया। 18/30 और 24/30 के बीच में जो भी हम लोग का 5 संख्या है वो हम लोग लिख देते हैं। जो संख्या लिख देते हैं 5, वही हम लोग का परिमेय संख्या हो जाता है। क्या क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि आप लोग का यह लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी कि जो आप लोग का यह क्वेश्चन पूछा है, यह पूछा है कि यह जो भी 3 क्वेश्चन है वह असत्य है या सत्य। ये आप लोग को अगर है असत्य तो, या अगर है सत्य या असत्य, तो आप लोग को कारण सहित समझाना है क्यों है। तो चलिए मैं आप लोग को बारी बारी से बता देता हूँ। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आप लोग को बता दूं, हाँ सत्य है। क्यों यह सत्य है? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक होता है। और जो पूर्ण संख्या आप लोग का होता है वो 0 से शुरू होता है अनंत तक। 0 से लगाई आप लोग का जाता है 1 2 3 अनंत तक। यानी कि जो आप लोग का प्राकृत संख्या है 1 2 3, वो पूर्ण संख्या 0 के अंदर आ जा रहा है। यानी कि पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होता है और प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होता है। यानी कि जो आप लोग का पूर्ण संख्या 0 है उसके अंदर हम लोग का प्राकृत संख्या आ जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह आप लोग का होता है सत्य। उसके बाद दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा भाग 1 का वीडियो देखा है तो आप लोग को पहले ही पता चल गया होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आप लोग अगर नहीं देखे हैं मेरा पहला वीडियो भाग 1 का, तो आप लोग पहले भाग 1 का वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग भाग 2 का वीडियो देखिए। इससे आप लोग का जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाएगा। क्योंकि जो मैं भाग 1 में वीडियो बनाया हूँ उसमें जो भी बेसिक फार्मूला है संख्या पद्धति में वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आप लोग को भाग 1 में डिटेल से समझा दिया हूँ। तो जो भाग 1 में मैं आप लोग को पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया है। तो आप लोग को पता ही होगा पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, पूर्णांक जो है आपका वो माइनस से शुरू होता है और प्लस की ओर भी जाता है। मतलब पूर्णांक आप लोग का ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। पूर्णांक आप लोग का 0 से इधर आप लोग जाएंगे तो धनात्मक हुआ, चल लेकर अनंत तक जाता है। और पूर्णांक में ऋणात्मक की तरफ -1 -2 -3, ये भी आप लोग का अनंत तक जाता है। यानी कि पूर्णांक जो है आप लोग का 0 से शुरू होता है धनात्मक की तरफ 1 2 3 अनंत तक, और ऋणात्मक की तरफ -1 -2 -3 अनंत तक। यानी कि और जो आप लोग का पूर्ण संख्या है वो आप लोग का शुरू होता है 0 से अनंत तक। यानी कि पूर्ण संख्या आप लोग का ऋणात्मक नहीं होता है और पूर्णांक आप लोग का ऋणात्मक होता है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि यह जो भी पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह है आप लोग का असत्य। असत्य यह इसलिए है, मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ, पूर्णांक जो होता है वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, बट पूर्ण जो है आप लोग का ये सिर्फ धनात्मक होता है। 0 से शुरू होता है और 1 2 3 4 धनात्मक की ओर जाता है, ना कि ऋणात्मक की ओर। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग अगर भाग 1 का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं परिमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल समझा दिया हूँ। परिमेय संख्या जो आप लोग का होता है वो अंश और हर के रूप में होता है, और पूर्ण संख्या जो आप लोग का होता है वो सिर्फ अंश के रूप में होता है, ना कि हर की ओर। मतलब यानी कि पूर्ण संख्या आप लोग का होता है 0 1 2 3
से लेकर अनंत तक, यानी कि पूर्ण संख्या आप लोग का 0 से 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक होता है, ना कि यह बटे के रूप में होता है। और परिमेय संख्या आप लोग का जैसे कि मान लें 1/2, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है, यानी कि जो p है आप लोग का 1 है और q आप लोग का है 2, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि यह है क्वेश्चन असत्य। आप लोग को फिर से बता दूं, जो परिमेय संख्या होता है वो p बटे q के रूप में होता है और पूर्ण संख्या p बटे q के रूप में नहीं होता है। यह 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक होता है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और आप लोग को मैं फिर से बता दूं, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर हल करके आप लोग को समझा रहा हूँ वो आप लोग के बुक से पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो आप लोग का बुक है NCERT का गणित का 9th का, तो मैं जो भी एक्सरसाइज 1.1 में दिया था वो आप लोग को मैं क्वेश्चन, जो भी 4 क्वेश्चन दिया था वो 4 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया। यानी कि आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 1.2 का होगा, यानी कि जो भी मैं क्वेश्चन आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का बताया हूँ वो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग इसको नोट भी करते गए होंगे और इसको समझते गए होंगे। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, समझाने के द्वारा मैंने जो भी समझाया अगर वो आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट वीडियो में जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर क्वेश्चन इसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी बुक है, मनोहर किसी भी प्रकाशन का बुक है, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से लेकर कोई भी क्वेश्चन अगर फंसता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए उस टॉपिक का फोटो क्लिक कर और मैं उस क्वेश्चन को हल करके आप लोग को मैसेज कर दूंगा। उस जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको हल करके आप लोग को पिक सेंड कर दूंगा और अगर आप चाहें तो मैं उसका वीडियो बनाकर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, जो आप लोग का 30% सिलेबस कम हुआ है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक डाल दिया हूँ। आप लोग क्लास 9th एंड 10th का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भाग 1 का वीडियो है, उसे आप लोग लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स को यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन लोग के पास यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।